मैं डॉक्टर सतीश दुबे आज राज्य के लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों पे चर्चा के लिए आपके सामने आए हैं। एक चीज और क्लियर कर दूं कि ये मेरा जो वीडियो है इसका मुख्य उद्देश्य हमारे राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं। राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी और विशेष करके मैंने उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाने का कार्य किया है। कभी कभी विद्यार्थियों के सामने प्रश्न आते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य बताइए, और वही प्रश्न कभी कभी दूसरे तरह से आ जाता है कि आधुनिक राज्य के कार्य बताइए। तो दोनों एक है। आधुनिक राज्य के कार्य आता है तब भी आप आधुनिक राज्य के कार्य के नाम पे लिखेंगे, और लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य आता है तो लोक कल्याणकारी राज्य। केवल आपको लोक कल्याणकारी शब्द और आधुनिक राज्य अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल कर देना है। सब राज्य के कार्य वही हैं, बस केवल आपको आधुनिक राज्य पूछता है तो आधुनिक राज्य करके लिखना है, और लोक कल्याणकारी राज्य पूछता है तो लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में लिखना है। लिखना वही मैटर है, बस केवल आपको वो शब्द चेंज कर देना है कि लोक कल्याणकारी में पूछता है तो लोक कल्याणकारी राज्य लिखिए बार बार, और आधुनिक राज्य पूछता है तो आधुनिक राज्य लिखिए। वास्तव में लोक कल्याणकारी राज्य ही आधुनिक राज्य है, या आधुनिक राज्य ही लोक कल्याणकारी राज्य है। पहले राज्य का कार्य, जब राज्य शुरू हुआ तो राज्य का कार्य था, राज्य को हम पुलिस राज्य कहते थे। पुलिस राज्य। और पुलिस राज्य का कार्य होता है नागरिक को सुरक्षा और न्याय देना। सुरक्षा और न्याय देना, दो काम होता है, सुरक्षा और न्याय। ये पुलिस का दो काम होता है, यही राज्य का भी दो काम था। सुरक्षा में आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा। बाहर से कोई हमला कर दे उसकी रक्षा सुरक्षा राज्य करता था, और अंदर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ, कोई समुदाय किसी व्यक्ति के साथ कोई नुकसान न पहुंचाए इसकी सुरक्षा करता था। राज्य का ये परम दायित्व था। और न्याय, सभी को न्याय मिले। तो मुख्यतः सुरक्षा और न्याय राज्य का प्रमुख कार्य था। इसी नाते पहले के राज्य को हम पुलिस राज्य कहते हैं। पुलिस क्या करती है? सुरक्षा देती है, न्याय प्रदान करती है, मतलब न्याय मिल जाए सबको ये प्रयास करती है। यही काम राज्य का था। लेकिन यह काम बढ़ा, परिवर्तित हुआ, और यह हो गया कि जन्म से मृत्यु तक का कार्य राज्य करेगा। जन्म से मृत्यु तक का कार्य राज्य करेगा। आधुनिक राज्य या लोक कल्याणकारी राज्य, जन्म से मृत्यु। फिर इसमें परिवर्तन हुआ कि जन्म से पहले तथा मृत्यु के बाद के काम बाद भी राज्य कार्य करेगा। जन्म से पहले और मृत्यु के बाद का कार्य राज्य करेगा। लोक कल्याणकारी राज्य, आधुनिक राज्य, जन्म से पहले। अब आपको लगेगा कि जन्म से पहले राज्य कैसे काम कर रहा है? तो आपने देखा होगा कि भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, माता को टीका लगे, समय समय पे उनके आहार इत्यादि की व्यवस्था हो, प्रसूति, फिर बच्चे के समुचित और मां का देखभाल हो। ये आज आधुनिक राज्य इस कार्य को कर रहे हैं। हमारे देश में भी इस कार्य को सरकार बहुत ही मुस्तैदी से करती है। उनको अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था, आंगनबाड़ियों की व्यवस्था, पोषाहारों की व्यवस्था, टीकाकरण की व्यवस्था, ताकि आने वाली संतति अच्छी पैदा हो, स्वस्थ पैदा हो। तो जन्म से पहले राज्य का नेटवर्क शुरू हो गया, राज्य का कार्य शुरू हो गया। और जन्म के फिर वो बच्चा जन्म लिया, फिर उसका प्रसूति गृहों की व्यवस्था, अच्छे उनके इलाज इत्यादि की सब मुफ्त व्यवस्था, फिर माता और बच्चे को घर जाके छोड़ना, फिर उनका टीकाकरण, फिर उनका थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ, उनके शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था। भारतवर्ष में प्राथमिक अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। फिर कुछ और बड़ा हुआ बच्चा, फिर उसके और शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था, कमजोर वर्ग गरीब तबके से उसके छात्रवृत्ति इत्यादि की व्यवस्था। फिर बच्चे ने पढ़ाई कर ली, उसके लिए नौकरी की व्यवस्था, नौकरी नहीं मिल पाती है तो अन्य स्किल डेवलपमेंट्स के कोर्स, तकनीकी सहयोगी प्रशिक्षण कोर्स सरकार चलवा रही है, उसकी व्यवस्था। फिर उसको रोजगार में पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो सरकार तमाम बैंक लोन दे रही है बिना गारंटी के। फिर उसके बाद
अगर उस व्यक्ति ने रोजगार नहीं पाया तो वहाँ दुनिया की बहुत सारी सरकारों ने बेरोजगारी भत्ता चला रखा है। हमारे यहाँ भी कहीं कहीं ऐसा सुविधा है, कहीं नहीं भी है। तो फिर कोई आपदा बीमारी इत्यादि आती है, उसकी रक्षा सुरक्षा अभी देखा आपने, कोरोना संकट आया तो नागरिकों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था, उनके लिए बहुत सारे जीवन यापन के लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था, अनाज वगैरह की हमारी सरकार ने भी बहुत किया। भारतवर्ष सरकार ने इसलिए बधाई की पात्र है कि पूरे देश का निःशुल्क टीकाकरण किया। मैंने भी कोविड टीका लगवाया। तो ये सब सुविधा, फिर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और कोई उसका वारिस नहीं है तो उसके दाह संस्कार की व्यवस्था राज्य करता है। हमारे यहाँ भी ऐसी व्यवस्था है। उसके वारिस को उसकी संपत्ति मिले, इसकी व्यवस्था। यदि उसके साथ कोई घटना दुर्घटना गलत तरीके से हुई है, किसी ने उसकी जानबूझ के हत्या या इस तरह से कुछ किया है, तो उनको दोषियों को सजा देना, यानी जन्म से पहले और मृत्यु तक के बाद के कार्य भी राज्य कर रहा है। जन्म से पहले और मृत्यु के बाद का कार्य भी राज्य कर रहा है। आज राज्य का नेटवर्क व्यक्ति के जन्म से पहले शुरू हो गया और मरने के बाद भी चल रहा है, क्योंकि आज का राज्य लोक कल्याणकारी राज्य है, आधुनिक राज्य है। लोक कल्याणकारी राज्य में कितना लोक कल्याण में कार्य करता है, इस पूरी दुनिया में इसके राज्यों की होड़ मची है। और आपको एक और मजे की बात बताऊं कि आज दुनिया में उस राज्य को अच्छा नहीं माना जा रहा है, आइडियल नहीं माना जा रहा है, जिसके पास सेना ज्यादा है। अगर सेना ज्यादा होता तो उत्तर कोरिया, भारत जैसे देश टॉप में होते। अगर संसाधनों की बात होती, प्राकृतिक संसाधनों की, तो वेनेजुएला और तमाम देश ऐसे हैं जिनके पास प्राकृतिक संपदा बहुत है लेकिन बड़ी भूखमरी और बड़ी परेशानी के दौर में हैं। सीरिया में बहुत संसाधन है लेकिन आज देखिए क्या उनकी स्थिति है। अफगानिस्तान में बहुत संसाधन है, क्या उनकी स्थिति है। बहुत सारे खाड़ी देशों में बहुत सारी पेट्रोलियम भरा है लेकिन उनके हमेशा युद्ध और झगड़े विवाद चल रहे हैं। तो आज ये भी बहुत मायने की चीजें नहीं है। अफ्रीकन बहुत सारे देश हैं जिनके पास बहुत ज्यादा प्राकृतिक संपदा है लेकिन भूखमरी और तमाम तंगी से गुजर रहे हैं। सेना बड़ी नहीं, परमाणु बम नहीं, अगर परमाणु बम का होता तो पाकिस्तान और भारत टॉप पोजीशन में होते। तो आज क्या ऐसा है कि किसी देश की स्थिति को बेहतर कर रहा है, तो वह है लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य। जो राज्य जितना बढ़िया लोक कल्याण का कार्य कर रहा है वो राज्य उतना ही अच्छा माना जा रहा है कि कौन, और पूरी दुनिया में होड़ लग गई है लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों को संपादित करने में कि कौन नागरिकों के अधिक से अधिक हित के लिए कार्य करेगा। जैसा कि सबसे स्पष्ट है कि लोक कल्याणकारी राज्य, यानी लोक मतलब जनता के कल्याण के लिए जो राज्य कार्य करे वो इसे को हम लोक कल्याणकारी राज्य करेंगे। अब हम थोड़ी सी परिभाषाओं की बात करें तो 1918 में एक पुस्तक आई, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस, जिसने कहा लोक कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य ऐसे राज्य से है, लोक कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो अपने सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना अपना अनिवार्य उत्तरदायित्व समझता है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस जो 1918 में आई, उसका मानना है कि लोक कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो अपने नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना अपना अनिवार्य उत्तरदायित्व समझता है। अपने नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना कि कम से कम इतना तो रहेगा ही रहेगा, ये अपना अनिवार्य उत्तरदायित्व समझता है। ये लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस जो 1918 में आई उसकी परिभाषा है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सभी के जीवन स्तर को उठाना, सभी के जीवन स्तर को उठाना, अमीरी गरीबी खाई को मिटाना, सभी के जीवन स्तर को उठाना, अमीरी गरीबी खाई को मिटाना और सबके लिए समान अवसर प्रदान करना लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य है। लोक कल्याणकारी राज्य ऐसा राज्य है तो सभी के व्यक्तित्व विकास के लिए, सभी के विकास के लिए समान अवसर प्रदान करता है, अमीरी गरीबी खाई को मिटाता है, सभी के जीवन स्तर को ऊपर उठाता है। यह लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य है, ऐसा पंडित नेहरू का मानना है और ऐसे राज्य को हम लोक कल्याणकारी राज्य कहेंगे। तो लोक कल्याणकारी राज्य है जो नागरिकों को सभी तरह की सुविधाएं प्रदान करे, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाए। अब सवाल उठता है कि लोक कल्याणकारी राज्य का आया क्यों, क्या जरूरत थी? तो पहली जरूरत थी कि व्यक्तिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। व्यक्तिवाद ने यूरोप में विशेष करके अमीरी गरीबी खाई को बहुत बढ़ा दिया। मैं बार बार चर्चा कर चुका हूं।
राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेसेट फेयर का सिद्धांत, गरीब गरीब होने लगे, अमीर अमीर होने लगे। इससे एक बड़ी भयानक स्थिति पैदा हुई और लगा कि अब राज्य बड़े विद्रोह और विरोध की स्थिति में जा रहा है। उसने इस सिद्धांत को बल दिया। दूसरा, साम्यवाद, मार्क्सवाद। 1848 में मार्क्स की कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आई। कार्ल मार्क्स ने कहा कि दुनिया के मजदूरों एक हो और पूंजीपतियों का विनाश करो, हिंसा करो, खून खराबा करो। लगा कि पूरी दुनिया में अब खून खराबा शुरू हो जाएगा, विशेष करके पश्चिमी देशों में, क्योंकि उनका आर्थिक विकास ज्यादा था, पूंजीवाद वहां चरम पे था। अब ये पूंजीवादी राज्यों को सोचने के लिए मजबूर किया कि अगर हम लोगों के जीवन स्तर को, जो वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, दमित हैं, अगर नहीं उठाएंगे तो हम हिंसा के और क्रांति के द्वार पे आके खड़े हैं। ऐसे में हमें राज्य को लोक कल्याणकारी स्वरूप में ले जाना होगा। विकासवादी समाजवाद, मैंने भी इसकी पिछले वीडियो में चर्चा किया है कि समाजवाद मार्क्स के रास्ते से सामाजिक समानता, आर्थिक न्याय पाने के दो रास्ते थे, क्रांतिकारी रास्ता हिंसा खून का और विकासवादी रास्ता शांतिपूर्वक। तो ये विकासवादी समाजवाद, जिसने शांतिपूर्वक राज्य के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर को उठाने का प्रयास किया, इसने राज्यों को यह सोचने के लिए मजबूर किया कि हम लोगों के जीवन स्तर को उठाएं। ये अलग बात है कि प्रोफेसर ईवीएम जोड ने कहा है कि समाजवाद एक ऐसी टोपी की तरह है कि जिसका आकार बदल गया है, क्योंकि जिसे हर कोई जिसने इसको धारण किया अपने अपने रूप में धारण किया। तो प्रोफेसर जोड का मानना है कि समाजवाद एक टोपी की तरह है, जिसने जो धारण किया वो अपने ढंग से धारण किया, इस नाते इसका आकार बदल गया है। तो समाजवाद को अलग अलग रूपों में देशों ने अपनाने का प्रयास किया, प्रभावित हुए। यह भी एक कारण था लोक कल्याणकारी राज्य के उदय का। लोक कल्याणकारी राज्य के आने का एक बहुत बड़ा कारण था मताधिकार का विस्तार। दुनिया में लोकतंत्र की जड़ें बड़ी मजबूत हुई, यूरोप से निकल के बाहर चलने लगी। तो लोकतंत्र की तानाशाही सरकारों के विरुद्ध जो लोकतंत्र की सरकारें आईं, अब लोकतंत्र में क्या है कि वोट हेतु वन बिच रहे स्वामी राजा भी मन मन भटकता है वोट के लिए। आपको दलित दमित पीड़ित सबके दरवाजे पे जाना है, उसकी सहमति से सरकार बनाना है। अगर वो वंचित होगा, शोषित होगा, पीड़ित होगा तो क्यों आपको वोट देगा? जाहिर सी बात है, राजनीतिक दल ऐसे लोगों के पास गए, बाहें फैलाए कि भैया आइए, हम आपके हित के लिए हैं। हित कहने से तो कोई मानेगा नहीं जब तक आप हित करेंगे नहीं। इस लोकतंत्र के विस्तार ने आम आदमी के, गरीब वंचित के जीवन में सुधार लाने के लिए, तरफ सोचने के लिए राजनेताओं को मजबूर किया। और अगर लोकतंत्र तभी सफल होगा जब उनके जीवन में सुधार हो, हर तरह की विषमता, हर तरह के भेद मिटें, आम आदमी के, समाज के सभी लोगों का कल्याण हो। तो लोकतंत्र की इस बयार ने, लोकतंत्र की इस धारा ने, मताधिकार के विस्तार ने, उसका दायरा बढ़ा, महिलाओं को मताधिकार दीजिए, सबको दीजिए। इस मताधिकार के विस्तार ने लोक कल्याणकारी राज्य की धारा को मजबूत किया। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति की बात है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, चलिए ठीक है, गलती हो गई। दूसरा विश्व युद्ध हुआ और दुनिया ने परमाणु बम के विभीषिका को देखा। अभी तो 2 ही शहर हैं। इसने इस भयावह स्थिति ने तीसरा विश्व युद्ध न हो, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति बढ़े। इसके लिए आवश्यक था कि यूरोप और यूरोप के अंदर और यूरोप के बाहर जो देश यूरोपियन शक्तियों से मुक्त हो रहे थे, आजाद हो रहे थे, वहां भी लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़े, वहां भी हिंसा क्रांति न हो। क्योंकि आज दुनिया परस्पर एक दूसरे पर बहुत निर्भर हो गई है। आज एक जगह के घटनाओं का असर दुनिया के ऊपर पड़ रहा है। तो पूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति को बढ़ाने के लिए लोक कल्याणकारी राज्य का विचार का उदय हुआ। ये थे लोक कल्याणकारी राज्य के उदय होने के कारण। अब लोक कल्याणकारी राज्य के जो प्रमुख लक्षण हैं वो हैं सुरक्षा। कि लोक कल्याणकारी राज्य में का पहला सुविधा है कि आर्थिक सुरक्षा हो। आर्थिक सुरक्षा हो, सभी लोगों को न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी मिले,
कम से कम इतनी सुविधा दे दिया जाए कि उनका जीवन चल जाए, जिनके लिए उनके लिए रोजगार की व्यवस्था हो। अगर रोजगार सरकार सबको नहीं दे पा रही है सरकारी, तो उनके लिए शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, ताकि वो रोजगार करने में अपना ढूंढने में अपने आप को सक्षम पाएं। जिनको नहीं रोजगार मिल पा रहा उनके लिए बेकारी बेरोजगारी भत्ता हो। काम लिया जाए तो काम के घंटे तय हों, उनकी न्यूनतम मजदूरी तय हो। तो ये था आर्थिक रूप से सहयोग। राजनीतिक सहयोग व्यक्ति को सरकार में भागीदारी, शामिल होना, आलोचना करना, अपने जीवन को संचालित करने की पूरी सुविधा, तो राजनीतिक सहयोग पे विचारधारा आधारित है। सामाजिक सहयोग, समाज में जो भेदभाव हैं उनकी समाप्ति हो, काले गोरे का भेद हो इसकी समाप्ति हो, महिला पुरुष के साथ जो भेदभाव है उसकी समाप्ति हो, ये हर तरह की समाप्ति हो, हर तरह के विभेद मिटाए जाएं, राज्य के कार्य क्षेत्र को बढ़ाया जाए। राज्य अपना कार्य क्षेत्र इतना बढ़ा दे कि मनुष्य के जीवन का कोई ऐसा कोना न बचे जिसको वो उसमें सहयोग न करे। जहां भी नागरिकों को आवश्यकता हो राज्य सहयोग करे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाए, अंतर्राष्ट्रीय शांति बढ़ाए, क्योंकि पूरी दुनिया आज एक दूसरे पर निर्भर है और आज आवश्यकता है कि पूरी दुनिया एक होकर के, इकाई होकर के कार्य करे। ये सब लोक कल्याणकारी राज्य के लक्षण हैं। अब सवाल उठता है कि लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य का, जो बहुत व्यापक है। हमारे यहां प्राचीन भारतीय चिंतन में, महाभारत में कहा गया है कि जो राजा अपने प्रजा को अपने पुत्र समझ करके, अपनी संतान समझ के लोक कल्याण नहीं करता, उसके हित में नहीं करता, वो नरक का भागी होता है। यानी धर्म के माध्यम से राजा को लोक कल्याण कार्य करने के लिए विवश किया गया। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख और प्रजा के दुख में ही राजा का दुख। राजा का अपना कोई जीवन नहीं है, प्रजा का ही जीवन उसका जीवन है, प्रजा का कल्याण ही उसका कल्याण है, प्रजा की उन्नति ही उसकी उन्नति है। प्रजा की नींद से जगना है और प्रजा की नींद से सोना है। तो प्राचीन भारतीय चिंतन और आधुनिक चिंतन दोनों इस बात पे जोर देते हैं। हम बेंथम को ले लें, लोगों के कल्याण की बात, हम टॉमस पेन को ले लें, कल्याण की बात, हम प्रोफेसर लास्की को ले लें, सामाजिक हित की बात, कि एक व्यक्ति को तब तक भोजन करने का हक नहीं है जब तक उसका पड़ोसी भूखा हो। प्रोफेसर लास्की ने कहा कि आप जब तक आपका पड़ोसी भूखा है आपको भोजन करने का हक नहीं है। हम जेसमिल साहब को ले लें, हम लाक को ले लें, सभी ने नागरिकों के हितों के कल्याण की बात कही। नागरिक कल्याण के कार्यों में वृद्धि हो, नागरिक कल्याण के कार्यों में वृद्धि हो। नागरिक कल्याण में जितना ज्यादा वृद्धि आप कर ले जाएंगे वही राज्य की सफलता होगी। अब लोक कल्याणकारी राज्य का इतना ज्यादा कार्य है कि जैसे भगवान के गुणगान करना हमारे यहां, हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति में कहा गया कि भगवान का वर्णन करना मुश्किल है। हाँ, कुछ आप कह सकते हैं उनकी विशेषता, वैसे लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य को गिना पाना मुश्किल है। लेकिन मैं कुछ कार्यों को गिनाने का प्रयास करूंगा। जैसे राज्य की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा, ये तो बहुत आवश्यक है, इसी से राज्य की धारणा ही आई है। न्याय की व्यवस्था, ये दो चीजें तो राज्य के आधारभूत तत्व हैं। इसके बाद आप कृषि क्षेत्रों की व्यवस्था करिए। लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य है कि वो कृषि क्षेत्रों की व्यवस्था करे, उन्नतशील बीजों की व्यवस्था करे, अच्छे नहरों की व्यवस्था करे, कृषि के सुधार के लिए निरंतर कार्य करे, आवागमन के साधनों का विकास करे। अब भैया 2 लेन 4 लेन से काम नहीं है। 2 लेन आपने बना लिया, पहले क्या था, राजा सड़क बना दिया, शेर शाह सूरी ने ग्रांट तक रोड बनवाई, फलाने राजा ने बनवाया, वैसे काम नहीं चलेगा। अब आप एक सिंगल रोड बनवाए, 2 लेन बनवाए, 4 लेन बनवाए, 6 लेन बनवाए, 10 लेन बनवाए। अरे एक दिन तो मैंने देखा कि चाइना में 50 लेन की सड़कें। लोक कल्याणकारी राज्य निरंतर उसका विस्तार करेगा। आवागमन के साधन, पहले हमारे यहाँ कोयले की ट्रेन आई, फिर डीजल की, फिर इलेक्ट्रिक की, निरंतर वृद्धि, रुकना नहीं है। अनलिमिटेड वर्क, अनलिमिटेड कार्य करना है, आपको निरंतर सुधार करना है। मनोरंजन की व्यवस्था करिए नागरिकों के लिए ताकि उनका मानसिक स्थिति अच्छी हो। निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कीजिए, अनिवार्य शिक्षा को कीजिए,
स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था कीजिए, शोध केंद्रों की स्थापना कीजिए, वाचनालयों की, पुस्तकालयों की स्थापना कीजिए। हर तरह के विभेद जो समाज में है, कुरीतियां हैं, उन्हें समाप्त कीजिए। चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे वो मद्यपान हो, नशा हो, उसे समाप्त कीजिए। बलि प्रथा हो, जितनी कुरीतियां, छुआछूत हो, काले घोरे का भेद हो, सबको समाप्त कीजिए कानून बना करके। लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाइए। समाज में दमित, पीड़ित, वंचित, शोषित, उनके जीवन स्तर को उठाइए। उन्हें भोजन, आवास, चिकित्सा सुविधा, न्यूनतम वेतन, काम के घंटे, बीमा, बेकारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता, विधवा पेंशन, क्या क्या पेंशन सुविधाएं दीजिए। स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना कीजिए, बच्चों को टीकाकरण लगाइए, माताओं को प्रसूति गृहों की व्यवस्था, उनके भोजनालयों की व्यवस्था, कम से कम पैसे में आप भोजन की व्यवस्था। सरकारें अनाज बंटवा रही हैं, सरकार आ रही है, भैया हम 10 रुपया में चावल देंगे, तो ये कह रही है हम फ्री देंगे, तो ये कह रहे हैं हम इतने में भोजन देंगे। पूरी होड़ मचा दीजिए एकदम। जितनी ज्यादा सुविधाएं आप दे पाएंगे उतना अच्छा होगा। आप अच्छे से अच्छे नागरिकों के आपसी संबंधों को बेहतर करने के लिए, कोई विवाद होता है उसको समाधान के लिए उपाय रास्ता लाइए। जल्द से जल्द उन्हें न्याय मिले, लोक अदालतों की स्थापना, त्वरित न्याय की व्यवस्था, निःशुल्क न्याय की व्यवस्था, उनके लिए अच्छे से अच्छे संचार साधनों की व्यवस्था, पुस्तकालयों की व्यवस्था, उद्योग धंधों की व्यवस्था, बैंकिंग, यातायात, सिंचाई। बैंकिंग को सुलभ कीजिए, यातायात को सुलभ कीजिए, सिंचाई को सुलभ कीजिए, स्वास्थ्य, मनोरंजन, उनकी नैतिक उन्नति। धूम्रपान को रोकिए, जुआ को रोकिए, जो हमारे यहां कुरीतियां थी उनको रोकिए, हर तरह की सुविधा दीजिए। नागरिक स्वतंत्रता को बढ़ाइए कि नागरिक अपने जीवन यापन को अपने ढंग से जी सकें, अपने ढंग से सोच सकें, रह सकें, फैशन कर सकें, कपड़े पहन सकें, बोल सकें, सरकार की आलोचना कर सकें, सरकार में भाग ले सकें, मतदान निष्पक्ष होकर कर सकें, वाद विवाद कर सकें। ऐसे गोष्ठियां, सेमिनार, संगोष्ठियां स्थापित कीजिए जिससे नागरिकों को विचारधारा में आमूलचूल परिवर्तन हो, उसमें सहभागी बने। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाइए, पूरी दुनिया के साथ सहयोग बढ़ाइए। ये लोक कल्याणकारी राज्य का परम दायित्व है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थापित करें, क्योंकि एक हिंसा, एक क्रांति पूरी दुनिया को आज बर्बाद कर देगी। अभी यूक्रेन रूस का विवाद चला, रोज हम लोग टीवी देख देख के परेशान हैं कि बाप कहीं तीसरा विश्व युद्ध न हो। अगर तीसरा विश्व युद्ध हो गया तो कुछ बचेगा नहीं। बस खाली कल्पना की जा सकती है कि क्या होगा, और होने के बाद तो ये सब नेटवर्क भी नहीं रहेगा, हम आपको बता पाएंगे। तो पूरी दुनिया में शांति लाइए, सहयोग बढ़ाइए। कहीं भी अगर हमारे अशिक्षा, अज्ञानता, गरीबी, बेरोजगारी, बेकारी पूरी दुनिया के स्तर पे है तो उसे दुनिया की संस्थाएं, संगठन मिलकर उसे दूर करें। लोक कल्याणकारी राज्य में हर राज्य, खासकर जो पिछड़े राज्य हैं, विकासशील राज्य हैं, गरीब राज्य हैं, वो अपने नागरिकों की सारी समस्याओं को दूर करें, निरंतर दूर करें, निरंतर लगी रहें। अपने धन ऊर्जा का सकारात्मक कार्यों में सहयोग करें जिससे उनके लिए अधिक से अधिक सुविधा मिल सके। तो लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य इतने ज्यादा हैं कि वर्णन कर पाना मुश्किल है। मैंने कुछ महत्वपूर्ण चर्चा किया कि राज्य आंतरिक सुरक्षा करे, बाह्य सुरक्षा करे, न्याय करे, शिक्षा की व्यवस्था करे, स्वास्थ्य की व्यवस्था करे, मनोरंजन की व्यवस्था करे, आवागमन के साधनों की व्यवस्था करे, हर तरह की सुविधा नागरिकों को दे, बेकारी, बेरोजगारी, विधवा पेंशन इत्यादि, स्वास्थ्य और शिक्षा को निःशुल्क कर दे, त्वरित न्याय की बात करे, निःशुल्क न्याय की बात करे, जो समाज में कुरीतियां हैं उन्हें समाप्त करें, जो दीनहीन, असहाय, गरीब, अशक्त हैं उनके लिए भोजन, आवास, चिकित्सा इत्यादि की सुरक्षा, ताकि वो भी राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ सकें। तो नागरिकों को हर तरह की सुविधा। अब ये आपको नहीं सोचना है कि हमने एक सड़क बनवा दिया छोड़ दिया, नहीं। लोक कल्याणकारी राज्य 2 लेन बनवाया है तो 4 लेन बनवाएगा, 6 लेन बनवाएगा। हमसे कभी कभी लोग पूछ लेते हैं भैया भी सड़क बनी थी क्यों टूट रही है, भैया अब आगे बढ़ेगी, यही तो लोक कल्याणकारी राज्य है। फिर 50 लेन, चीन में हमने देखा एक बार 50 लेन का बात सुना कि 50 लेन की सड़कें, शीशे की पुल बना रहा है चीन। तो निरंतर विकास के काम, भारत भी निरंतर, हमारा भी देश निरंतर विकास के काम कर रहा। तो लोक कल्याणकारी राज्य का यह परम दायित्व है कि निरंतर जनता के विकास के लिए कार्य करे, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति बढ़ाए, शिक्षा दीक्षा बढ़ाए, लोगों के आपसी मतभेदों, मनमुटाव को दूर करे, मतभेदों को दूर करे, आसानी से उन्हें दूर करने का प्रयास करे और शांति की स्थापना करे।
तो लोक कल्याणकारी राज्य के कितने ज्यादा कार्य हैं, आधुनिक राज्य के कार्य इतना ज्यादा हैं कि उनका वर्णन कर पाना भगवान की महिमा की तरफ मुश्किल है, गॉड की महिमा की तरफ मुश्किल है। लेकिन हमने कुछ महत्वपूर्ण उनके कार्य आपसे गिनाए हैं। बैंकिंग व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था, समुचित सड़कों की व्यवस्था, पर्यावरण को शुद्ध करना, लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, बहुत सारे कार्य हैं लोक कल्याणकारी राज्य के। अब अगर लोक कल्याणकारी राज्य इतना कार्य कर रहा है तो इसकी आलोचना भी होनी चाहिए, आलोचना भी होगी। आलोचना में आप देखें तो सबसे बड़ी आलोचना है कि जब राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ेगा तो राज्य व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप भी करेगा। इससे लोगों का नैतिक पतन होगा, लोगों के निजी जीवन में राज्य हस्तक्षेप करेगा लोक कल्याण के नाम पर, और उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। ये बहुत बड़ी आलोचना है। दूसरी आलोचना है कि राज्य का कार्य क्षेत्र जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो राज्य के जो कार्य करते हैं नौकरशाह, उनका हाथ कार्य क्षेत्र बहुत बढ़ जाएगा। और नौकरशाह तो आप जान ही रहे हैं कि बहुसंख्यक, हम अपवाद में कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, ये सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी लूटो लूट में लगे हैं, लूट रहे हैं। लूट सके तो लूट लो, धन दौलत की लूट, और अंत समय पछताएगा जब पच जाएगा छूट। ये हमारे यहाँ जन सामान्य में कहा जा रहा है। खूब लूट मची है। कुछ लोग हैं जो अपनी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। तुम्हारा क्या है, तुम तो सुर्ख मखमलों पे सो गए। तुम्हारा क्या है, तुम तो सुर्ख मखमलों पे सो गए। कफन बिछा बिछा के लोग कंकड़ों पे सो गए। जो आए थे अफसरान चिराग रोशनी बिखेरने, कुछ लूटने में लग गए, कुछ दफ्तरों के कुर्सियों पे सो गए। तुम्हारा क्या है, तुम तो सुर्ख मखमलों पे सो गए। थकन बिछा बिछा के लोग कंकड़ों पे सो गए। तो जो ये लूट है, ये लूट और बढ़ेगी ऐसा मानना है इसके आलोचकों का। राज्य बहुत ज्यादा खर्च उसका बढ़ेगा, एक दिन दिवालिया हो जाएगा। लोग काम नहीं करना चाहेंगे, उनका नैतिक पतन होगा, आलसी होंगे, उत्पादन घटेगा, कार्य में करने की क्षमता उनकी घटेगी, साहस घटेगा, आत्मबल घटेगा। और एक सीनेटर है टॉफ्ट, सीनेटर टॉफ्ट, उन्होंने कहा यह लोक कल्याणकारी राज्य की नीति